नमस्ते साथी रेबेल कैपिटल्स। आशा है कि आप ठीक हैं। तो हमारे पास आवास बाजार में बड़ी खबर है। जितने भी मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, जो डेटा हम देख रहे हैं, वह ऐसा कुछ है जो हमने 2010 के बाद नहीं देखा। मेरी बात पर भरोसा मत करो। चलो सीधे सीएनबीसी पर चलते हैं। आप देखेंगे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। सितंबर में घरों की बिक्री 2010 के बाद के सबसे निचले स्तर पर गिर गई। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आवास बाजार कीमतों के मामले में ध्वस्त होने वाला है, लेकिन आपको वास्तव में यह देखने के लिए सतह के नीचे खुरचना होगा कि यहां क्या हो रहा है। और फिर जब आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि वास्तव में इसे होने का कारण क्या है, तो आप इसे कीमतों के बढ़ने या घटने की समग्र संभावनाओं के विश्लेषण में शामिल कर सकते हैं। आइए हम अगले 1 या 2 वर्षों की बात करें। तो मुख्य चर्चा के बिंदु सितंबर में बेचे गए मौजूदा घर की औसत कीमत $404,000 थी, जो साल दर साल 3% की वृद्धि है। तो यह वास्तव में दिलचस्प है कि डेटा को समझने की कोशिश करें और कुछ निष्कर्ष पर पहुंचें, क्योंकि आप यह मान लेंगे कि अगर घरों की बिक्री 2010 के बाद के सबसे निचले स्तर पर गिर गई, तो इसका नकारात्मक प्रभाव कीमत पर पड़ेगा और बाकी सब समान होने पर ऐसा होगा। लेकिन यहां सतह के नीचे कुछ और हो रहा है, और यही हमें समझना है। अगला मुख्य चर्चा बिंदु, इन्वेंट्री 1.5% बढ़ी है। तो अगर मैं आपको बताऊं, घरों की बिक्री 2010 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है और इन्वेंट्री बढ़ रही है और बाजार में औसत दिन बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, कीमतें गिर रही हैं। लेकिन मैं यहां बेचे गए मौजूदा घरों की औसत कीमत को उजागर करना चाहता हूं। तो ये वास्तव में ये नहीं कहना है कि आवास की कीमतें बढ़ रही हैं। ये केवल बेचे गए मौजूदा घर की औसत कीमत है। ठीक है, क्या यह पिछले महीने बेचे गए औसत घर के लिए एक तुलनीय बिक्री है? शायद। चलो इसे एक चरम पर ले चलते हैं। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि पिछले महीने बेचा गया औसत घर 2000 वर्ग फुट, 3 बेड, 2 बाथ था। ठीक है, बढ़िया। लेकिन चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि इस महीने बेचा गया औसत घर 5000 वर्ग फुट, 5 बेडरूम और 6 बाथरूम वाला था। खैर, यह सच है कि बेचे गए मौजूदा घरों की औसत कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगी। यह तो निश्चित है। क्या यह वास्तव में आवास बाजार की सेहत का संकेत है, सिर्फ इसलिए कि बेचे गए घरों की औसत कीमत बढ़ रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता, खासकर जब आप देखते हैं कि घरों की बिक्री अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई है और आप इन्वेंट्री को बढ़ते हुए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पूछने के लिए बड़ा सवाल यह है, ठीक है, बढ़िया, मैं समझ गया। बेचे गए मौजूदा घर की औसत कीमत बढ़ रही है, लेकिन यह वास्तव में मुझे वह जानकारी नहीं देती जो मुझे चाहिए। मुझे जो चाहिए वह एक समान तुलना है। मैं जानना चाहता हूं कि उस 3 बेड, 2 बाथ, 2000 स्क्वायर फुट घर की कीमत महीने दर महीने और साल दर साल क्या कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सितंबर में पहले से स्वामित्व वाले घरों की बिक्री अगस्त की तुलना में 1% गिरकर 3.4 मिलियन के मौसमी समायोजित वार्षिक दर पर पहुंच गई, जो अक्टूबर 2010 के बाद का सबसे धीमा गति है। और मैं नहीं जानता कि चैनल पर आप में से जो युवा हैं, क्या आप 2010 को आवास बाजार के संदर्भ में याद करते हैं? लेकिन यह कम से कम कहने के लिए अच्छा नहीं था। यह शायद सबसे निचला स्तर था, जब तक कि 2012 के जुलाई अगस्त तक समग्र घरों की कीमतें गिरती रहीं। लेकिन यहीं पर आवास बाजार की समग्र धारणा
बेहद नकारात्मक थी। बिक्री सितंबर 2023 की तुलना में 3.5% कम थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 क्षेत्रों में बिक्री में गिरावट आई, केवल पश्चिम क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। यह गणना समापन पर आधारित है, जो संभवतः जुलाई और अगस्त में हस्ताक्षरित अनुबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। बंधक दरें जुलाई में लगभग 7% के करीब शुरू हुईं और अगस्त में 3.5 से नीचे धीरे धीरे गिर गया। जब भी वे यहां आवास बाजार का विश्लेषण करते हैं, वे वास्तव में बंधक दरों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जिसे मैं समझता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ बंधक दर का 7% से 6.8% तक जाना से कहीं अधिक है। मैं समझता हूं, यदि बंधक दरें 7% से 4% तक जाती है, तो यह एक बड़ा बदलाव है और यह घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन संरचना पर प्रभाव डालता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह वास्तव में कुछ बदलाव लाता है अगर हम 10 आधार अंकों या 20 आधार अंकों से नीचे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अन्य कारक भी हैं, जो 30 वर्षीय निश्चित दर बंधक में 15 आधार अंकों या थोड़ी मात्रा में ऊपर या नीचे होने के तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पिछले 12 महीनों से घरों की बिक्री लगभग 4 मिलियन इकाइयों की गति पर स्थिर रही है, लेकिन उच्च घर बिक्री से जुड़े कारक विकसित हो रहे हैं। बेशक, लॉरेंस कहेंगे, क्योंकि वह राष्ट्रीय रियल्टर्स संघ के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन्वेंट्री 1.5% बढ़ गई। यह सिर्फ इतना नहीं है कि आपूर्ति अपने सबसे निचले स्तर पर है। यह निश्चित रूप से किसी भी समय के सबसे निचले स्तर पर नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री कम से कम महीने दर महीने बढ़ रही है। सितंबर 2023 से इन्वेंट्री 35% अधिक थी। अभी भी कम इन्वेंट्री का दबाव कीमतों को और बढ़ाता जा रहा है। एक मौजूदा घर की औसत कीमत बेची गई, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वे इसे मिलाकर देख रहे हैं। शायद मैं डेटा को गलत पढ़ रहा हूं। यह हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे दो चीजों को मिला रहे हैं। इसे सुनिए। अभी भी कम इन्वेंट्री का दबाव कीमतों को और ऊपर धकेलता है। सितंबर में बेचे गए मौजूदा घर की औसत कीमत 404,000 आरोस थी। फिर मुझे नहीं पता कि क्या यह समग्र कीमतों में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। चलो एक पल के लिए ऐसा मान लेते हैं, हमारे मूल उदाहरण पर वापस जाते हुए, कि इस समय घर खरीदने की क्षमता केवल अमीर लोगों के पास है। चलो ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अमीर लोग 3 बेड 2 बाथ 2000 वर्ग फुट के घर नहीं खरीद रहे हैं। वे, चलिए कहते हैं, ऐसे घर खरीद रहे हैं जो 1 मिलियन से अधिक में बिक रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे मैकमैंशंस सुपर सुपर अमीर लोगों को बेचे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या यह कम इन्वेंट्री के कारण समग्र कीमतों के बढ़ने का संकेत है। यह मेरे लिए समझ में नहीं आता। फिर से, शायद मैं डेटा को गलत पढ़ रहा हूं। लेकिन फिर यह अगला पैराग्राफ सुझाव देता है कि मैं डेटा को गलत नहीं पढ़ रहा हूं। नकद अभी भी राजा है, जो सितंबर की बिक्री का 30% बनाता है। और मैंने सीएनबीसी के आवास विशेषज्ञ का एक वीडियो देखा। यह डायन ऑलिक हैं, मुझे लगता है कि उनका नाम है। वह वास्तव में सीएनबीसी पर मेरी पसंदीदा में से एक हैं। और उसने कहा कि नकद या कुल बिक्री का प्रतिशत जो नकद खरीदार हैं, वह अत्यधिक उच्च है। अत्यधिक उच्च। तो यह आपको क्या बताता है? यह आपको बताता है कि मूल रूप से घर खरीदने वाले केवल अमीर लोग हैं। और यह बहुत समझ में आता है। जब आप डेटा को समझने की कोशिश करते हैं और सिर खुजाते हैं और कहते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है और घरों की बिक्री 2010 के बाद के सबसे निचले स्तर पर है, तो कीमतें कुल मिलाकर कैसे लगातार बढ़ रही हैं? और जैसा कि मैंने कहा, यदि हम समान चीजों की तुलना कर रहे हैं, तो केवल ये दो डेटा बिंदु ही कम कीमतों का सुझाव नहीं देते। यह भी है कि घर बाजार में अधिक समय तक बैठे रहते हैं, औसतन 28 दिन, जबकि पहले यह 21 दिन था। अब मैं मान रहा हूं कि 28 दिन अभी भी बहुत बहुत कम है।
लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा, यही महत्वपूर्ण है। और औसतन 28 दिन, जबकि एक साल पहले यह 21 दिन था। पहली बार खरीदारों ने फिर से पीछे हट गए, जिन्होंने सितंबर की बिक्री का केवल 26% हिस्सा बनाया। यह एक ऐतिहासिक न्यूनतम के बराबर है। मुझे दोहराने दें, पहले बार घर खरीदने वालों के लिए कुल बिक्री का प्रतिशत अगस्त में एक ऐतिहासिक निम्न स्तर के बराबर है। तो क्या पहले बार घर खरीदने वाले आमतौर पर सुपर अमीर और धनवान होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से मैं डेटा को छानबीन करता हूं और जो निष्कर्ष मैं निकालता हूं वह यह है कि आवास बाजार निश्चित रूप से नरम हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ शीर्षक पर ध्यान दें तो औसत बेचे गए घर की समग्र मध्य कीमत के संदर्भ में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह बिल्कुल भी नरम नहीं हो रहा है। लेकिन यह भ्रामक हो सकता है, क्योंकि यह हो सकता है कि केवल अमीर लोग ही मैक मैंशंस खरीद रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं स्क्रीन शेयर को बदलने जा रहा हूं क्योंकि मैं इसे नए घरों की बिक्री के साथ तुलना करना चाहता हूं जो बढ़ रही है, जबकि इसी समय मौजूदा घरों की बिक्री 2010 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। और यह और डेटा है जो मेल नहीं खाता। इसीलिए हमें यह देखने के लिए गहराई में जाने की कोशिश करनी होगी कि यहां वास्तव में क्या हो रहा है, ताकि इसे अपने विश्लेषण में शामिल किया जा सके। तो मुझे स्क्रीन शेयर को जल्दी से बदलने दें। ठीक है, अब चलिए सीएनबीसी के इस वीडियो पर चलते हैं और हम यहां एक क्लिप चलाने जा रहे हैं। और रिक सैंटेली नए घरों की बिक्री के आंकड़े के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने कहा अपेक्षाओं से अधिक हैं। लेकिन मैं डायन ऑलिक की इस पर टिप्पणी लेना चाहता हूं। हे भगवान! दुनिया बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन व्यवसाय समाधान का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। और वे ये विज्ञापन चला रहे हैं। अब क्लिक करें और वैश्विक बातचीत में शामिल हों। मुझे जाने दो। चलो चलो, ठीक है, वॉल्यूम वापस कर दो ताकि आप लोग विज्ञापन न सुने। कुछ समय पहले मैकेरल के लिए एक व्यस्त दिन पर बिक्री डेटा आया है। यह लंबे समय तक चलता है। हम जानते हैं कि इन डेटा का पालन करने के बाद रिक, मैं उन बंधक नंबरों में गहराई से जाना चाहता हूं जिनका आप अभी उल्लेख कर रहे थे। 30 साल की निश्चित दर सितंबर में 6.4 पर शुरू हुई और फिर महीने के पहले कुछ हफ्तों में तेजी से गिरकर 6.11 पर आ गई, लेकिन फिर फेड कट की उम्मीद में ये फिर से बढ़ने लगी। तो आपके पास दरों का ऐसा मिश्रित महीना है जो शुरुआत में नीचे आ रहा है और खरीदारों की अपेक्षा है कि वे और भी नीचे आएंगे और फिर अचानक दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं। अब याद रखें कि नए घरों की बिक्री पर यह संख्या हस्ताक्षरित अनुबंधों पर आधारित है, इसलिए यह लोग हैं जो सितंबर के महीने में खरीदारी कर रहे हैं और उनकी अपेक्षा फिर से यह है कि वे कम दरों पर देखेंगे, जो मौजूदा घरों में वृद्धि का एक हिस्सा हो सकता है। और यह झटके का एक हिस्सा हो सकता है। तो यही पहली चीज है जिसके बारे में मैंने वास्तव में सोचना शुरू किया। मैंने कहा, यह हस्ताक्षरित अनुबंध है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने घर के लिए भुगतान किया है। तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि बहुत से लोगों ने जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे वे कम दरों की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि फेड दरें घटा रहा था। और उन्हें क्या मिला? उन्हें उच्च दरें मिली, क्योंकि तब से 10 साल की ट्रेजरी बढ़ गई है। तो मैं मान रहा हूं कि जब हम अगले महीने के आंकड़ों की ओर बढ़ेंगे तो नए घरों की बिक्री मौजूदा घरों की बिक्री के अधिक समान दिखेगी, क्योंकि उनमें से कई अनुबंध, हालांकि वे हस्ताक्षरित हो चुके हैं, हो सकते हैं। यह गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि जिस कारण उन्हें कम दरों पर साइन किया गया था वह अब वास्तव में इसके विपरीत है कि हमारे पास उच्च बंधक दरें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रेडफिन से यह भी रिपोर्ट देख रहे हैं कि उन्होंने सितंबर में लंबित घरों की बिक्री में वृद्धि देखी। अब मैं कीमत बताना चाहता हूं। कीमत स्थिर थी, 0.05% बढ़कर 426 आज $300 हो गई। यह सितंबर में बेचे गए नए घर की औसत कीमत है। हालांकि बिल्डरों ने कहा है, पलटे ने इस सप्ताह रिपोर्ट किया कि उनके मार्जिन मुश्किल थे। उन्होंने कहा,
क्योंकि उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने पड़े। ठीक है, तो चलो इस पर विचार करते हैं। मौजूदा और नए घरों के बीच एक और अंतर यह हो सकता है कि नए घर के बिल्डरों के पास ये घर उनके बैलेंस शीट पर हैं और उन्हें इन्हें बेचना होगा। उन्हें ऐसा करना होगा, उन्हें उस इन्वेंट्री को घुमाना है और ऐसा करने के लिए वे कीमत को इस हद तक छूट दे रहे हैं कि इससे उनके मार्जिन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, बस उस इन्वेंट्री को कम करने के लिए, क्योंकि वे इसे अपने बैलेंस शीट पर नहीं रख सकते। जैसे कि कोई मान लीजिए जिसके पास एक मौजूदा घर है, क्योंकि उनके पास शेयर धारक नहीं हैं, वे एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी नहीं हैं और बेचने का कारण बहुत बहुत अलग है। मौजूदा घर के मालिक अधिक धैर्यवान हो सकते हैं, इसलिए यह मौजूदा घरों की बिक्री को नए घरों की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां सभी प्रोत्साहनों पर विचार करते समय आप एक नए घर को मौजूदा घर से सस्ता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी बिल्डरों को उन्हें अपने बैलेंस शीट से हटाना होगा। लेकिन अगर आप कीमतों को देख रहे हैं तो यह दीर्घकालिक में अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आपको बता रहा है कि उन नए घरों के बिल्डरों को अपने इन्वेंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कीमत में छूट देनी होगी। उन्हें ऐसा करना पड़ता है जो मार्जिन को प्रभावित कर रहा, और यह किसी अन्य व्यवसाय की तरह है। मार्जिन को एक सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं। श्रमिकों की छंटनी करनी होती है, खर्च कम करने होते हैं। यदि आप श्रमिकों की छंटनी करते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और मांग घटती है, और यदि समग्र मांग कम होती है तो इसका समाज के लिए समग्र क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह नीचे जाता है, और फिर आपके पास उन घरों के लिए कम खरीदार होते हैं जिन्हें आप बेच रहे हैं, और यह एक तरह का रोजगार संकट चक्र है अगर आप चाहें, जो आमतौर पर आप एक मंदी के दौरान देखते हैं। तो ये वे प्रोत्साहन हैं जो बिल्डर के मार्जिन को कम कर रहे हैं, लागत को कम रखकर घरों को अधिक सस्ती बनाना ताकि अधिक खरीदार दरवाजे पर आ सकें। हाँ, तो यह बस मूल रूप से है, वह वही दोहरा रही है जो मैं यहाँ कह रहा था। काश उन्होंने इस पर कोई कहानी बनाई होती। नहीं, उन्होंने इस पर कोई कहानी नहीं बनाई, उन्होंने बस यह वीडियो बनाया। तो अब चलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल पर चलते हैं, ये देखने के लिए कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जहां तक मेरी परिकल्पना सही है, यह कि आवाज बाजार में डेटा थोड़ा अजीब दिखने का कारण यह है कि केवल अमीर लोग मैक मैंशंस खरीद रहे हैं। मैं इसे एक चरम पर ले जा रहा हूं, लेकिन यही समग्र अवधारणा है। तो यहाँ एक लेख है जो आज ही आया है। ठीक है, धन्यवाद जोश। ठीक है, धन्यवाद जोश। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करते हुए, महंगाई कम हुई है, लेकिन अमेरिकियों को कीमतों को लेकर अभी भी गुस्सा है। तो इस लेख का सार वास्तव में कुल मिलाकर अमेरिकियों के वेतन महंगाई की दर से अधिक बढ़े हैं। हालांकि सभी अमेरिकियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यहां तक कि वे अमेरिकियों जिन्होंने महंगाई की तुलना में तेजी से वेतन वृद्धि देखी है, वे भी इस बात से नाराज हैं कि कीमतें और भी अधिक हैं, और यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसका सामना डेमोक्रेट्स या कमला हैरिस को चुनाव में करना होगा। यही वे यहां कह रहे हैं। ज्यादातर लोग नाराज हैं। इसका कारण वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा किए गए सर्वेक्षण से अधिक संबंधित है, और हम अभी थोड़ी देर में उस पर चर्चा करेंगे, जहां लोग कह रहे हैं कि उनके वेतन नहीं नहीं बढ़े। वास्तविक उपभोक्ता कीमतों की तुलना में इसी दर पर यह उस चीज के साथ बहुत अधिक संगत होगा जो मैं अनुभवजन्य रूप से देखता हूं, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों से बात करना हो जब मैं वहां होता हूं, या बस इन लाइव स्ट्रीम पर लोगों को सुनना हो, या मेरे वीडियो के टिप्पणियों में या ट्विटर पर। जिन 95% लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि आज उनकी क्रय शक्ति कम
है। हालांकि उनके वेतन में नाम मात्र वृद्धि हो सकती है, लेकिन आज उनकी क्रय शक्ति 2019 की तुलना में कम है, क्योंकि वेतन महंगाई की दर के साथ नहीं बढ़े। चाहे डेटा क्या सुझाव दे, और मेरी राय में डेटा स्क्यूड होने का कारण यह है कि इसमें वास्तव में 16 से 24 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है। तो जब आप 16 से 24 वर्ष के युवाओं को जोड़ते हैं, तो यह आंकड़ों को बहुत अधिक स्क्यूड कर देता है, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनके नाम मात्र वेतन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और यदि आप सीपीआई पर विश्वास करना चाहते हैं, तो उनके वेतन महंगाई की दर से बहुत अधिक बढ़ गए हैं, जहां बाकी सभी के वेतन में बहुत कम वृद्धि हुई। तो ए, आपके पास सीपी की झूठ है, जैसा कि मेरे दोस्त जेसन बुरिक इसे कहते हैं, और फिर बी, आपके पास अधिकांश लोग हैं जिन्होंने 16 से 24 वर्ष के युवाओं की तरह वेतन वृद्धि नहीं देखी, और यह क्रय शक्ति के मुद्दे को और बढ़ा देता है। आइए इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख पर चलते हैं। तो वे बताते हैं कि ये लोग, एक एशियाई लड़की और एक गोरा लड़का के वेतन सीपीआई से अधिक बढ़ गए हैं। फिर इसका मतलब यह नहीं है कि उनके वेतन उसी दर से बढ़े जैसे कि वे वास्तव में जो सामान खरीदते हैं उसकी कीमतें बढ़ी हैं, और मैं इसे एक उदाहरण के रूप में इंगित करूंगा। तो इस जोड़े ने झाड़ियों की छंटाई खुद करने का फैसला किया, क्योंकि वे एक लैंडस्केपर को मौसमी छंटाई के लिए $1000 देने का खर्च नहीं उठा सकते थे। मौसमी, मुझे नहीं पता कि मौसमी छंटाई में क्या शामिल है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह हर दिन नहीं होता। तो आप एक आदमी को आने के लिए पैसे दे रहे हैं, मान लीजिए महीने में एक बार। वह आपसे लगभग 1000 प्रति माह या कुछ ऐसा ही चार्ज कर रहा है। तो हांग हांग या जो भी उसका नाम है, एशियाई लड़की ने कहा कि उसने 2022 में जाने से पहले काफी बड़े संपत्ति के लिए यार्ड काम के लिए कम भुगतान किया। अब लागत असामान्य रूप से उच्च लगती है। तो अजीब यह है कि यह लेख आपको बताएगा कि हांग और उसकी गोरी प्रेमिका के वेतन उनकी लागतों की तुलना में तेजी से बढ़े, लेकिन फिर एक उदाहरण के रूप में उनके मनोवैज्ञानिक दुविधा के बारे में वे यह इंगित कर रहे हैं कि उनकी लागत या उनकी एक लागत जो वास्तव में उनके वास्तविक वेतन से कहीं अधिक बढ़ गई है, जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं शायद वास्तव में उनका वेतन उन चीजों की तुलना में उसी दर से नहीं बढ़ा जो वे वास्तव में खरीदते हैं। तो यहां वे इस बारे में बात करते हैं कि हमने उपभोक्ता कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी और कैसे कीमतें और कम हुई हैं। खैर, कीमतें कम नहीं हुई हैं, वे इतनी दूर नहीं जाती। वे कह रहे हैं कि कीमतों में वृद्धि कम हुई है, और मैं कहूंगा कि यह सही है, यह सही है। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए उन्हें सच में परवाह नहीं है। आप जानते हैं, अगर कीमत मान लीजिए $500 से बढ़कर $1000 हो जाती है सिर्फ 2021 और 2022 में हुई घटनाओं के कारण, और अगर कोई बाहर आकर हांग या जो भी उसका नाम है को बताता है कि ओ वैसे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीमत अगले साल या अगले 2 साल में दोगुनी नहीं होने वाली है, यह केवल 10% बढ़ने वाली है। खैर, इससे उसे कोई बेहतर महसूस नहीं होता, क्योंकि कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, और यह 2022 में वह जो $500 चुका रही थी उससे कहीं अधिक है। तो निष्कर्ष यह है कि महंगाई में कमी होने से वह कम नाराज नहीं होती। यहां वे महंगाई के 2.4 आंकड़े में धीमी गति पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। यहां वे कब जाते हैं, और वास्तव में आपको पता है क्या, मैं उस अध्ययन को देखना चाहता था जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। शायद यह यहां आवाज के नीचे था, महीनों को खींचते हुए। मेरा मतलब है, यह अगला द है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के अगस्त सर्वेक्षण में 30% मतदाताओं ने कहा कि जीवन यापन की लागत अभी भी बढ़ रही है और उनके परिवारों के लिए मुख्य दबाव पैदा कर रही है। तो अगर आपके परिवार के लिए बड़े वित्तीय दबाव हैं, क्या आप एक नया घर खरीदने के लिए बाहर हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा नवंबर 2021 में प्रश्न पूछना शुरू करने के बाद से सबसे उच्च स्तर था, जब महंगाई बहुत अधिक थी। और मैं इस अध्ययन के उस दूसरे हिस्से पर पहुंचना चाहता हूं जहां उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या उनके वेतन महंगाई की दर के समान बढ़े हैं। ओह, चलो शुरू करते हैं। हाल ही में बुधवार को जारी वॉल स्ट्रीट जर्नल राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि लगभग 3/4 उत्तरदाता, तो 75% उत्तरदाता मानते हैं कि रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की लागत घरेलू आय से आगे बढ़ गई है। किस विश्वास करने वाले? डेटा यह बता रहा है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है क्योंकि उनके वेतन मुद्रास्फीति की दर से अधिक बढ़ गए हैं। लेकिन जब आप लोगों से पूछते हैं तो 75% लोग इसके विपरीत कहते हैं कि कीमतें उनके वेतन से अधिक बढ़ गई हैं। तो मैं किस पर विश्वास करूं? व्यक्तिगत रूप से मैं 75% पर विश्वास करने जा रहा हूं। मेरा मतलब है, अपनी मासिक लागतों को उन लोगों से बेहतर कौन जानता है जो उन लागतों का भुगतान कर रहे हैं, है ना? मेरा मतलब है, चलो यार, कौन बेहतर जानता है कि वे अपनी लागत के सापेक्ष कितना पैसा कमा रहे हैं और इसलिए वे कितना पैसा बचा रहे हैं, उस व्यक्ति से बेहतर जो कमाई कर रहा है और खर्च कर रहा है। और मैं कहूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम पर अधिकांश लोग 75% के साथ सहमत होंगे। और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जब आप लोग अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, चाहे वे बाएं हों या दाएं, वे शायद उन लोगों के उसी समूह में शामिल होंगे जिन्होंने कहा, नहीं, मैं अब 2019 की तुलना में बहुत कम खर्च कर सकता हूं, भले ही मेरा वेतन बढ़ गया हो। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस लेख पर चर्चा करने का मेरा पूरा उद्देश्य यह था कि हम घर की कीमतों और समग्र डेटा को देखें। जब डायन ऑलिक, वह कहां गई? यहां वह है जो वहां बैठकर हमें बता रही है कि हां, औसत बिक्री बढ़ गई है, लेकिन फिर भी घरों की बिक्री 2010 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। इन्वेंट्री बढ़ रही है और घर बाजार में बहुत लंबे समय तक बने रह रहे हैं और सभी नए घर बनाने वाले अपने घरों की कीमतों में भारी छूट देने के लिए मजबूर हैं ताकि वे अपनी इन्वेंट्री को हटा सकें जो उनके लाभ में कटौती कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहां सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमने देखा है कि घरों का एक बड़ा प्रतिशत नकद में खरीदा जा रहा है और पहली बार घर खरीदने वालों की संख्या ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। यह मेरी परिकल्पना की ओर वापस जाता है और मुझे लगता है कि यह इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि जिस कारण हम देख रहे हैं कि बेचे गए घर की औसत कीमत बढ़ रही है, वह आवास बाजार की सेहत या वास्तव में आपूर्ति डिमांड गतिशीलता के कारण नहीं है। यह अधिकतर इस बात से है कि घर खरीदने वाले केवल अमीर लोग हैं जो मैकमैंशन खरीद रहे हैं। दोस्तों, अपने दोपहर के बाकी समय का आनंद लें, स्वतंत्रता, आजादी और पूंजीवाद के लिए खड़े रहें। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।